जो सवाल थे उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री को बुलाने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं था, मुझे जो प्रतीत होता है, और नहीं बुलाना चाहिए। 7 घंटा पूरा राज्य अस्त व्यस्त रहा ईडी के ये में लॉ एंड ऑर्डर का। जिस प्रकार से देखिए भाजपा के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन इनकी मानसिकता है, क्योंकि इनके आका ऊपर बैठे हुए हैं जो व्यापारी वर्ग के हैं। अब हम राज्य को पटरी पे लाना चाहते हैं, हम राज्य के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो हमने उनको सुलझाया। इनका जो है एक नवा समन दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये सरकार मतलब गिराने की साजिश है या फिर क्या है, इसमें क्या आपका? देखिए ईडी का जिस प्रकार से सम्मन पे सम्मन आ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री के पास में इतना वक्त नहीं होता है, पॉलिसीज बनाने होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। टाइम एक एक मिनट का माननीय मुख्यमंत्री के लिए, माननीय जनप्रतिनिधि के लिए उसका समय का बहुत वैल्यू है। अब ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन ईडी अगर बारंबार इस प्रकार से लगता है कि पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री को बारंबार क्यों बुलाया जा रहा है। 7 घंटा अगर टाइम दिए तो 7 घंटा वक्त बहुत होता है। तैयारी करके, निश्चित तौर से तैयारी करके उस 7 घंटा में जो सवालात थे उनको पूर्ण कर लेना चाहिए। जो सवाल थे उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री को फिर बुलाने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं था, मुझे जो प्रतीत होता है, और नहीं बुलाना चाहिए। 7 घंटा पूरा राज्य अस्त व्यस्त रहा ईडी के ये में लॉ एंड ऑर्डर का। जिस प्रकार से देखिए भाजपा के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। अरे चुनी हुई सरकार है, आप ईडी से पहले आप बयान दे रहे हैं। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, ईडी से पहले भाजपा के लोग बयान दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं कि नहीं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। इतना बड़ा प्रकरण हुआ, माननीय मुख्यमंत्री 7 घंटा ईडी के अंदर रहे, उनका सवालों का जवाब दिए। कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब होते दिखा क्या? पूरे राज्य में अगर आप देखेंगे कहीं लॉ एंड ऑर्डर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चाहते थे कि हमारे कार्यकर्ता और जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनके बीच में झड़प हो जाए, और ये लोग गलत रिपोर्ट पेश करके कि भाई झारखंड में सरकारें और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। इनको अगर लॉ एंड ऑर्डर की अगर उतनी ही चिंता थी तो मणिपुर जैसे संवेदनशील जगहों पे ये लोग कभी नहीं गए। मणिपुर जैसे जगह पे जहाँ पे आदिवासी समुदाय को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, महिलाओं को नंगा किया गया, महिलाओं को मारा गया, और ना जाने कितने लोग उनके नाते रिश्तेदार के लोग आज भी गायब हैं। इस बारे में भाजपा के लोग कुछ नहीं कहते हैं, इस बारे में बाबूलाल मरांडी जी कुछ नहीं कहते हैं, इस बारे में भाजपा के कोई भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर नहीं कहते हैं। ये लोग झारखंड सरकार को सिर्फ पचा नहीं पा रहे हैं। देखिए एक चीज है कि झारखंडी सोच के व्यक्ति की सरकार है। मैं तो यूँ कहूँगा कि भाजपा के लोग आदिवासी विरोधी लोग हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि एक आदिवासी कैसे राज्य को पूरा स्थिर होकर के पूरे 5 साल तक बेहतरीन तरीका से चला सकता है, वो भी कोविड का महामारी के दरमियान। जिस प्रकार से राज्य को संभालने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को यहाँ पे लाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से यहाँ पे रोजगार को सृजन कराया जा रहा है। अभी टेक्सटाइल कंपनी में हमने टेक्सटाइल कंपनी को यहाँ पे उनको सुविधा दिया। नतीजा क्या है कि कम से कम 20,000 लोग यहाँ पे 20,000 युवक युवतियाँ यहाँ पे रोजगार पा रही। अभी हाल के दिनों में हमने 2500 रोजगार फिर दिया।
तो हम तो चाह रहे हैं कि भाई ये लोगों का मतलब है कि यहाँ जो मिनरल्स हैं, माइंस हैं, उसको बड़े अडानी अंबानी जैसे ग्रुप को दे करके यहाँ के संपत्ति को दोहन करना इनकी मानसिकता है, क्योंकि इनके आका ऊपर बैठे हुए हैं जो व्यापारी वर्ग के हैं। अब हम राज्य को पटरी पे लाना चाहते हैं, हम राज्य के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जेपीएससी को हमने उसको सुलझाया। इनका जो है जो कॉन्ट्रैक्ट जो बेस जॉब था उन पे हम मंथन करके उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं। हम सरकारी स्तर पे हम नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऑफिसर तैयार कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हम ये माइनिंग डिपार्टमेंट में हम ऑफिसर तैयार कर रहे हैं कि राज्य को कैसे आमदनी बढ़े। भाजपा के लोगों को इससे क्या सरोकार है? भाजपा के लोग तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपना करके इस राज्य को समाप्त तहस नहस करना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी जिस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, आप बता दीजिए, आपकी उपलब्धि बता दीजिए कि आपने क्या किया। आप बता दीजिए अर्जुन मुंडा जी, आप यहाँ के बहुत लंबे अरसों तक आपने यहाँ पे मुख्यमंत्री काल को ये किया, आपने राज्य के लिए कौन सी लंबी लकीर खींची? हमने क्या किया आप मैं बता दे रहा हूँ। हमने स्वर्जन पेंशन लाया, 100% हम पेंशन दे रहे हैं, और अभी उसमें फिर सुधार करके हम 50 वर्ष, क्योंकि आदिवासियों का और एससी का औसत आयु कम होती है, महिलाओं की औसत आयु कम होती है, तो एसटी एससी और महिलाओं को हम 50 साल पे हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हम उनको पेंशन देने जा रहे हैं। 100% पेंशन, सर्वजन पेंशन हमने लागू किया। 60 के बाद में तमाम लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, ना जात है ना धर्म है। 20 लाख अबुआ आवास हम देने जा रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपया हम अबुआ आवास के नाम से देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का फंड क्यों रुका हुआ है, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं कहते। एचएससी जो यहाँ पे एचएससी के कर्मियों को जो 20 माह से जो वेतन नहीं मिला है, इसमें यहाँ पे सांसद हैं आपको पूर्व हमारे भाजपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश यहाँ के राज्यसभा सांसद हैं। यहाँ पे संजय सेठ जी हमारे लोकसभा के सांसद हैं जो रांची में ही वास कर रहे हैं। आपने महुआ माझी ने तो बात को रखा लोकसभा में, राज्यसभा में आप कितनी बार रखे हैं, इस बात को आप जनता को बताएं। 20-20 महीना के जो ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं, ठेला पे उनके बच्चे चाट चौमीन खाने को तरस रहे हैं, स्कूल का फीस उनका नहीं हो पा रहा है। क्या आप किस और राज्य को ले जाना चाह रहे हैं? पहले आप अपना मनसा क्लियर करिए। ईडी के से पूर्व आप ट्वीट कैसे करते हैं? ईडी का सम्मान से पूर्व आप ट्वीट कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। आप ना हिंदू धर्म के हैं, ना इस देश पे आपके लोगों पे आपको कल्याण चाहते हैं। अगर आपने पूरे राष्ट्र के नौजवानों को गुमराह करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला करके आपने क्या खरमास के महीना में आपने रामलला को वहाँ विराजने, आप वहाँ पे आप पूजा अर्चना किए, वहाँ पे अर्धनिर्मित मंदिर में आपने प्राण प्रतिष्ठा कराया, और आप हमको पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आए रामलला कहिए में। मैं पूछना चाहता हूं जेपी नड्डा जी क्यों नहीं आए, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी क्यों नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूं महामहिम द्रौपदी मुर्मू को आपने आमंत्रण क्यों नहीं दिया? आप क्या मीडिया का फोकस आप दिखाना चाह रहे थे क्या? आप योगी और मोदी प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रहा है तो आप दोनों की बीबियां नहीं है, तो आप दोनों को आप किस प्रकार से करें? हिंदू धर्म में आपको कैसे विश्वास है? खरमास में आपने कैसे कराया? आप हमसे पूछते हैं तो हम जाएंगे, रामनवमी में जाएंगे, क्योंकि राम के परम भक्त थे आपको बजरंग बली, तो हम उस जयंती में जाएंगे और रामलला को हम लोग पूजा अर्चना करेंगे। जिस दिन बुलावा आएगा एक लोगों को रामलला का, और दिन लोग वहाँ पे पूजा अर्चना करने जाएंगे। आप सोशल मीडिया पे गलत सलत बयान दे करके लोगों को बरगलाने का काम मत करिए। और झारखंड सरकार बेहतरीन काम कर रही है। यहाँ छोटे बड़े उद्योगों को यहाँ पे ला रही है। यहाँ पे नौकरियाँ देने का रास्ता यहाँ पे क्लियर हो गया है। तमाम बिंदुओं पे झारखंड सरकार काम कर रही है, और ये लोग जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री को हम डिस्टर्ब नहीं किए तो भाजपा का यहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसीलिए
इसीलिए वो लोग 2024 का तैयारी कर रहे हैं, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज तक राजेश साहब देखा गया है कि जो भी आदिवासी सरकार यहाँ बना, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। आज जो वर्तमान सरकार है वो बहुमत में रहते हुए भी उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है और 5 साल कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है इसमें कि आदिवासियों का हिम्मत तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है या क्या हो रहा है इसमें? देखिए, लालू यादव जी ने कहा था जब राज्य अलग हो रहा था, तो लालू यादव जी ने कहा था कि राज्य यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को और दबे कुचले लोगों के लिए राज्य को अलग किया जा रहा है। सत्ता किसके बागडोर आई, पहला राज्य किसके? क्योंकि जो आंकड़ा पे सरकार बनती है, आंकड़ा इनके पास था, इन्होंने सरकार बनाया। मैं आपको बता दूं, हम बृहद झारखंड की मांग कर रहे थे, बंगाल के कुछ हिस्से, उड़ीसा के कुछ हिस्से, हम इन तमाम झारखंड की बात कर रहे थे। इन लोगों ने उसको भी खंडित किया है। ये लोग जो हैं, भाजपा के लोग आदिवासी विरोधी लोग हैं। ये लोग आदिवासियों का सर्वांगीण विकास नहीं चाहते हैं। अगर आप आदिवासियों का सर्वांगीण विकास अगर चाहते तो माननीय प्रधानमंत्री जी 15 नवंबर को गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर झारखंड स्थापना दिवस, गौरव दिवस आप मनाते हैं। आपने क्यों नहीं कहा? आप डीलिस्टिंग की जब बात करते हैं तो आप सरना कोड की बात क्यों नहीं करते हैं? आप इस पे भी बात करते और कहते कि आदिवासियों को सम्मान, हम उनका जातीय जनगणना, धार्मिक जनगणना का हम आधार दे रहे हैं। आप ये कह सकते थे, लेकिन आपको चूंकि आदिवासियों का सिर्फ वोट चाहिए, आदिवासी जिस गांव में रहते हैं उसके नीचे का खनिज संपदा चाहिए। और जो अभी इन्होंने जो वेबसाइट में तो आ गया, मैं देख रहा था कि जो इन्होंने जो फॉरेस्ट एक्ट में जो संशोधन बिल लाया है, उस फॉरेस्ट एक्ट का संशोधन बिल में क्या है कि जितने भी जंगल के नज़दीक 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपको माइंस मिलता है तो आपको सिर्फ नोटिस किया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा मुआवजा दे करके। बताइए, आदिवासी पैसा को क्या करेगा? तो उसको तब पैसा दे करके उसको मार दीजिएगा। खेत खलिहान जंगल जमीन पे वो जीवित है। अगर आप में उतना ही आदिवासी प्रेम रहता तो इस फॉरेस्ट एक्ट, इतना जो खतरनाक फॉरेस्ट एक्ट में आप संशोधन बिल नहीं लाते। इस बिल के माध्यम से आने वाला दिन, कौन ऐसा आदिवासी गांव है जो फॉरेस्ट के 1-2-5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आता है? हमको बता दीजिए। झारखंड में, दूसरे राज्यों में भी बता दीजिए। जंगल में कौन रहता है? आदिवासी ना रहता है, यहाँ का मूलवासी ही रहता है। तो आने वाले दिनों में देखिए, ये जो है सीधा सीधी आदिवासियों को नेस्तनाबूद करना चाहता है। और इसीलिए कि इतना बढ़िया शासन एक आदिवासी कैसे चला रहा है, एक आदिवासी को ही मोहरा बना करके बाबूलाल मरांडी को उनके अगेंस्ट में भाजपा खड़ा करके लड़वाने का काम कर रहा है। एक तरफ बीजेपी आदिवासी को आगे रख करके वार करती है और दूसरे तरफ आदिवासियों को डिलिस्टिंग में विवादित करती है। क्या लगता है किस तरह का राजनीति किया जा रहा है इसमें? देखिए, डिलिस्टिंग, धर्म परिवर्तन अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसके लिए कानून है। धर्म परिवर्तन को कोई भी समाज अलाउ नहीं करता है, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा देश विविधताओं में एकता, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप इसमें किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। मैं कहता हूँ, डिलिस्टिंग की अगर ये लोग बात करता है तो आदिवासियों का परसेंट कितना है? आज है झारखंड में, अगर मैं देखूं डिलिस्टिंग की बात करते हैं तो हम अभी विधानसभा में 28 सीट है। अगर आप यहाँ पे अगर आंकड़ा देखेंगे तो सरना लिखाने वाले लोग 47% हैं, ईसाई लिखाने वाले लोग 14% हैं, हिंदू लिखाने वाले लोग 37% हैं। तो कहने का मतलब है कि 37% और 14% को आप माइनस कर दीजिए, फिर बचेगा जो 47% जो है। और आप यहाँ पे झारखंड का सीट को सिकुड़ करके आप 8-10 सीट में ले लाइए आदिवासी सीट। आप तो यही चाह रहे हैं ना भाजपा के लोग। डिलिस्टिंग में अगर आप हिंदू लिखाने वाले को भी डिलिस्टिंग करिएगा और ईसाई लिखाने वाले को भी अगर डिलिस्टिंग करिएगा तो सीट तो ऐसे भी आपका घट रहा है। अगर आप ठीक है, अगर आप हिंदू लिखाने वाले को अगर डिलिस्टिंग नहीं करते हैं और
आप सिर्फ ईसाई लिखने वाले लोगों को अगर डिलिस्टिंग करते हैं, फिर भी 14% को माइनस कर दीजिएगा तो 28 सीट से फिर 20 सीट में राज्य का रिजर्वेशन सीट आ जाएगा। आपका राज्य में 28 की जगह में 20 सीट यहाँ विधानसभा में आ जाएगा। लोकसभा में जो 6 सीट है वो घट करके 2 सीट में आ जाएगा। आप तो यही चाह रहे हैं ना। तो ये लोग, लेकिन यहाँ के आदिवासी समुदाय को भी इस चीज को समझना पड़ेगा, चाहे वो सरना लिखाने वाले लोग हो, चाहे ईसाई लिखाने वाले लोग हो, चाहे हिंदू लिखाने वाले लोग हो। आपको समझना पड़ेगा कि एक साजिश के तहत में आपको यहाँ पे फंसाया जा रहा है। और एक सवाल है राजा कि बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता या बीजेपी को मानने वाले जो लोग हैं वही प्राण प्रतिष्ठा में ज्यादातर आमंत्रित हुए और गए, लेकिन कांग्रेस में बहुत से ऐसे हिंदू नेता हैं जिनको आमंत्रित नहीं किया गया और उनको नहीं बुलाया गया। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आदिवासी जो गए हैं, ठीक है, जो मैं इसीलिए इस बात को कहता हूँ कि एक आदिवासियों के लिए बहुत सारा प्रावधान किया गया है। अगर आप देखेंगे तो पेशा लाया गया है, आप देखेंगे तो ग्राम सभा लाया गया है, आप देखेंगे तो इनका जो पूजा पाठ जन्म से मृत्यु तक का जो प्रावधान है वो अलग है। हमारे पास में एक अलग पाहन है जिसको हम भी पुरोहित कहते हैं, और हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण होते हैं जिनको पुरोहित कहा जाता है। तो अगर आप इसको समावेश कर देते हैं तो हमारा पाहन का स्थान कहाँ रहेगा? हमको इस चीज को क्लियर करा दीजिए, हमको क्लियर, क्योंकि हमारा पाहन तो मंत्रोच्चारण जानता नहीं है, ग्रंथ के आधार से तो जानता नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी लिखित ग्रंथ नहीं है। तो हमको कहाँ समावेश करिएगा? हमारे आदिवासी समुदाय में भी वर्ण व्यवस्था है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ भी वर्ण व्यवस्था है। यहाँ भी 2-3 कैटेगरी में लोग हैं, सबका अलग अलग काम है। आप अगर देखेंगे तो आदिवासी समुदाय में जो महली समुदाय है उसको बिनने उनने वाला, टोकरी उकरी बिनने का वो काम करता है। लोहरा समुदाय है वो हल फल लोहा पजाने का काम करता है। जो है बाकी लोग जो हैं, पाहन जो है हमारा, उसको पूजा पाठ के लिए हम पैसा नहीं देते हैं, उसको पूजा पाठ के लिए हमने जमीन दिया है, उसको जमीन दिया है। यहाँ का जो महतो जो है, महतो कहने का मतलब है कि एक आदिवासी में ही महतो होता है, उसको हमने भुयारी जमीन दे रखा है, पुजारी जमीन दे रखा है, हमारे यहाँ कोटवारी जमीन हमने दे रखा है। तो फिर आप उस जो हमारा यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट का आप क्या करिएगा? तो ये भाजपा के लोग इस चीज को समझने से, और यहाँ के आदिवासी नेता किसी वोट के लिए यहाँ पे आदिवासी समाज को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ आदिवासी लीडरों से, अब बड़े चैनलों का आप एक साथ में आप आइए, तर्क पे आइए आदिवासी मामलों पे। राजेश कच्छप तो हमेशा तैयार है, चाहे आप डिलिस्टिंग पे बात करें, चाहे यहाँ के जो परंपरागत जो हमारा व्यवस्था है उस पर आप बात करिए, आपको जहाँ बात करना है। और राज्य में लोग बोलता है जमीन जायदाद की बात करते हैं। मुझे बता दीजिए, HSC बना कि नहीं बना? CNT एक्ट है, फिर भी HSC बना कि नहीं बना? बोकारो बना कि नहीं बना? और सारे संस्थान बने कि नहीं बने? विशेष प्रावधान के लिए यहाँ जगह जमीन को भी ट्रांसफरेबल है। लेकिन आप चूंकि आप कॉमर्शियल लोग हैं, भाजपा के लोग व्यवसायी लोग हैं, कॉमर्शियल सोचते हैं ये, और हम अपने आप को बचाते हुए संस्थागत जो हमारा सोच है हम उस पर सोचते हैं। तो दोनों में अंतर होता है। लेकिन आज के युवाओं को ये लोग भड़काते हैं बहुत सारे। देखिए, मैं इतना जानता हूँ, जल जंगल जमीन के बिना आदिवासी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पैसा सिर्फ दे करके आप उनको आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी आदमी को बोलचाल में, कौन है आदिवासी गांव है, ये लोग बोलता है, कौन है आदिवासी लड़का है, आदिवासी लड़की है। ये फिर आदिवासी शब्द का आप इस्तेमाल क्यों करते हैं? बाकी के लिए आप क्यों नहीं करते? आप तो ये नहीं कहते हैं कि पंडित लड़का है, आप ये नहीं कहते हैं राजपूत लड़की है, आप ये नहीं कहते हैं। लेकिन आप आदिवासी के लिए क्यों कहते हैं कि आदिवासी लड़का है, आदिवासी समूह है, आदिवासी लड़कियां हैं? आप फिर ये क्यों कहते हैं? ये जो शब्द है, इस शब्द को भी आप परिवर्तन करिए, उसके बाद बात करिए।